क्योंकि अभी वैकेंसी तो आई नहीं है। वैकेंसी नहीं आई है तो अच्छे स्टूडेंट इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, अच्छे स्टूडेंट उसका तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम सिलेबस देखेंगे तब पढ़ाई करेंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं जंग में पीछे रह जाते हैं। अभी बहुत परफेक्ट टाइम है, 10 से 12 घंटा का मेहनत कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए। यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, उनका सहायता लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया। जो वैकेंसी आने वाली है 99% चांस है कि सिलेबस वहीं रहेगा जो पिछले वर्ष था, यानी कि 2019 में था। तो उसमें 30 नंबर के मैथ पूछेंगे पीटी में, और मेंस में 35 नंबर के पूछेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीटी में 30 में 30 या मेंस में 35 में 35 भी बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो मैंने मेंस में 35 में 33 क्वेश्चन सही किया था, और पीटी में 30 में से 27 क्वेश्चन सही किया था, जो कि मेरी सफलता का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। मैथ के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। ऐसा नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2015 में, फिर 2019 पे, उसी का नहीं। इसके अलावा आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफ, जितने भी एग्जाम रेलवे द्वारा आयोजित किए जाते हैं सबके मैथ्स आप लोग बनाएं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री क्लासेस दे रहे हैं। ऐसे में वाईफाई स्टडी भी है, उसके साहिल सर हैं, क्विक विथ साहिल सर का एक अलग चैनल भी बन गया है, वहाँ से आप लोग फॉलो करें। मैंने भी उनको फॉलो किया है। रीजनिंग के भी दीपक तीर्थयानी, उनका भी लीजिए। तो नया बच्चों को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। रीजनिंग में खास करके जो सिलोजिज्म हो गया, इस सब के क्वेश्चन थोड़ा फंसाऊ होते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इस सब के क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, खास करके प्रीवियस ईयर से। मैंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, हर एक सेट में आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे 30 में। अभी बरसात चल रहा है, फिर ठंडा आएगा, जब आप लोग तैयारी कीजिएगा तो ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, तैयारी के लिए सिर्फ एक ही बहाना होना चाहिए कि तैयारी है। नहीं तैयारी करने वालों के लिए 1000 बहाने हैं। कॉपी नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, या नोट्स नहीं है, पीडीएफ नहीं है, लेकिन तैयारी करने का सिर्फ एक ही बहाना है कि तैयारी करना है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है रोहित जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी 2019 से टीटी की पोस्ट पर हुआ है। तो इनसे जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी रेलवे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, तो अपने बारे में बताइए रोहित जी पहले। जी, मेरा नाम रोहित पटेल है। मैं बिहार के कैमूर जिला के भभुआ थाना का रहने वाला हूँ। मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 के तहत सिलेक्टेड एक कैंडिडेट हूँ धनबाद डिवीज़न का, और मेरी पोस्टिंग यहीं धनबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का मैथ का बुक ले सकते हैं। इसमें लगभग 10,000 प्लस सवाल दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है। वहीं आप बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। इसमें लगभग आपका 9,000 प्लस सवाल दिया हुआ है, इसे भी आप ले सकते हैं। और अगर आप रेलवे एग्जाम के लिए जीके जीएस का किताब लेना चाहते हैं तो ये किरण पब्लिकेशन का सार संग्रह ले सकते हैं। इसमें 27,000 प्लस फैक्ट दिए हुए हैं, वन लाइनर और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और वहीं बात करें आपका एनटीपीसी एग्जाम की, तो उसके लिए आप इसका ये सेट ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक। इसका वॉल्यूम 2 भी है जो कि पीछे दिया हुआ है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। पीछे आरक्षण कार्यालय दिख रहा है, तो आरक्षण कार्यालय है। देखिए बहुत सारे लोग टिकट भी कटा रहे हैं। तो क्योंकि सीनियर सीसीटीसी में कई पोस्ट है, रिजर्वेशन भी है, टिकट चेकिंग स्टाफ है, पार्सल है, गुड्स है, बुकिंग है, तो हमको 2 पोस्ट फिलहाल मिला हुआ है, सीनियर क्लर्क, सीनियर पार्सल क्लर्क और टिकट चेकिंग स्टाफ। जब कभी विशेष टिकट जांच अभियान चलता है स्टेशन पर या चलती ट्रेन में, उसमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम लोग जाते हैं। तो फिलहाल 2 तरह का पोस्ट हमें लॉट है, 5 तरह का पोस्ट है। आगे भविष्य में रिजर्वेशन क्लर्क भी बनने का मौका मिलेगा, जो ऑफिस दिख रहा है, बुकिंग क्लर्क बनने का मौका मिलेगा, गुड्स क्लर्क बनने का मौका मिलेगा, जिसमें मालगाड़ी में सामान लोड होता है, उतरता है। तो आज के इस इंटरव्यू में, जैसा एनटीपीसी की एक बार फिर से वैकेंसी आने वाली है, सभी तैयारी करने वाले कैंडिडेट इच्छुक भी हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले रोहित जी से जानते हैं कि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग से, जिसकी पढ़ाई मैंने गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया से किया है। इसके पहले मैं 11-12 की पढ़ाई एन कॉलेज पटना से किया हूँ, और उसके पहले हाई स्कूल की पढ़ाई अपने होम डिस्ट्रिक्ट जीएस हाई स्कूल चैनपुर से किया हूँ। तो भैया से जानते हैं कि इन्होंने तैयारी कब से शुरू की थी, और रेलवे की ही तैयारी कर रहे थे, ऐसे पहले और भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन इन्होंने किया है? नहीं, मैं ऐसे तो बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, रेलवे, बैंक, एसएससी। लेकिन जहाँ जिसका चांस बैठा, जहाँ किस्मत है, चूँकि लक, लेबर, चांस तीनों के तहत में सफलता मिलती है। जहाँ किस्मत होगा वहाँ मिलना ही है, लेकिन लेबर भी अहमियत रखता है। तो मैंने मेहनत सभी में किया, लेकिन यहीं पर शायद किस्मत लिखा था या जो भी हो,
यहीं पर मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रेलवे का ही किया, मैंने बिहार, झारखंड, यूपी के तमाम एग्ज़ाम सहित इस बैंक एसएससी का भी तैयारी किया और रेलवे में फ़िलहाल फाइनली मुझे नौकरी मिली। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, मतलब ऑफलाइन क्या था या ऑनलाइन क्या था अपना? मैं बताता हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी किया है अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद। मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं ज्वाइन किया है। जब 2016, 17, 18 से जब यूट्यूब का माहौल बन गया तो यूट्यूब से भी मैंने हेल्प लिया, लेकिन ऑफलाइन का क्लासेस मैंने कहीं नहीं किया है। जो भी किया है सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के द्वारा पढ़ाए हुए शिक्षकों का भी मैंने मदद लिया। तो जैसा कि भैया ने ऑनलाइन माध्यम से और अपना सेल्फ स्टडी से अपना प्रिपरेशन किया है और रेलवे एग्जाम को क्रैक किया है, तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी जानेंगे हम लोग कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी हम कैसे करें। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जी हाँ, मैथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे एनटीपीसी के पेपर 1 यानी स्टेज 1 जो होगा, जिसको पीटी हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, और मेंस, दोनों में ही मैथ इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। जो वैकेंसी आने वाली है 99% चांस है कि सिलेबस वहीं रहेगा जो पिछले वर्ष था, यानी कि 2019 में था। तो उसमें 30 नंबर के मैथ पूछेंगे पीटी में और मेंस में 35 नंबर के पूछेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीटी में 30 में 30 या मेंस में 35 भी बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो मैंने मेंस में 35 में 33 क्वेश्चन सही किया था और पीटी में 30 में से 27 क्वेश्चन सही किया था, जो कि मेरी सफलता का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। क्योंकि हम लोग बीटेक कैंडिडेट हैं तो मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, जिस पर हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं। और जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो इच्छुक हैं, मैथ पर बेहद फोकस करें। 30 में 30 का ही पूरा टारगेट रखें। जबकि कुछ सब्जेक्ट है जीके वगैरह तो उसमें 30 में 30 नहीं आ सकता है, चाहे 100% नहीं आ सकता। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% लाया जा सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें एडवांस मैथ भी पूछे जाते हैं। जैसे बैंक वगैरह में है कि एडवांस मैथ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे एनटीपीसी में एडवांस मैथ अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। और अच्छे कैंडिडेट जो तो होते हैं वो कम समय में बना देते हैं, और जो स्टूडेंट जिनके मैथ में इंटरेस्ट नहीं है वो ज़्यादा समय लेने के बावजूद भी नहीं बनाते हैं। और एग्ज़ाम में चूँकि समय बहुत कम रहता है, 1 घंटा ही समय रहता है या 1 घंटा 15 मिनट जो भी रहता है, मेंस में 1 घंटा 30 मिनट रहता है, तो उसी में बनाना होता है। तो स्पीड बहुत मायने रखता है। आप लोग फार्मूला को एक जगह इकट्ठा कर लें, उसका रिवीजन करें, और उस पर मैथ के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। ऐसा नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2015 में, फिर 2019 पे, उसी का नहीं। इसके अलावा आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफ, जितने भी एग्ज़ाम रेलवे द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सबके मैथ्स आप लोग बनाएं। मतलब एक सेट उठाए, उसमें 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में देखिए कि पहली बार में हम कितना सही सलामत बना लिए। तब पता चला कि पहली बार में हम 20-22 सही सलामत बना ले रहे हैं। तो जो 8 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उसको आप लोग एक घेरा बनाकर या हाईलाइट करके छोड़ दीजिए। जैसे एक सेट उठाए किसी का, उसमें 30 सेट है प्रीवियस ईयर का, 30 को देख लिए, 30 × 30 900 मैथ का क्वेश्चन है, उसमें पता चला कि 700 क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं। तब जो 200 क्वेश्चन नहीं बने हैं पहली बार में आराम से, उसको दोबारा में उसको अच्छा से ट्राई करें कि 200 क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बना, क्या प्रॉब्लम था। तब उसमें पता चलेगा कि 200 में से फिर 100 क्वेश्चन और बन गया, फिर 100 क्वेश्चन लगा कि अब 100 क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो अपने दोस्तों से मदद लें, यूट्यूब टीचरों से मदद लें कि किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कहाँ ऐसा क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो फिर उसको अब 100 क्वेश्चन को अब फिर से ट्राई मारे, तो उसमें भी पता चलेगा कि 30-40 क्वेश्चन बन गए। यानी कि जो 200 क्वेश्चन फंस रहे हैं, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आसानी से बन जा रहे हैं वो इतना अहमियत नहीं रखते हैं, वो तो आसानी से परीक्षा में बन जाएंगे। ये 200 क्वेश्चन में हर एक का कॉन्सेप्ट देखना है, किस कॉन्सेप्ट से उठाया गया है, कहाँ परेशानी हमको हो रही है इस क्वेश्चन को बनाने में। और इसी तरह से एडवांस मैथ, जैसे मैंने बताया कि इसमें ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कभी कभी कोऑर्डिनेट भी पूछ दिए जाते हैं, अलजेब्रा भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो बहुत मदद मिलेगी। मैंने भी यही किया था। मैंने आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, तमाम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके ऑनलाइन ट्रेंड, जब से 2015 से एग्जाम शुरू हुआ ऑनलाइन से, पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ था रेलवे का आरआरबी, जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 2015 में। उसके बाद दूसरा एग्जाम हुआ आरआरबी एनटीपीसी, उसका विज्ञापन संख्या था 3/2015, उसका हुआ। उसके बाद से तमाम परीक्षाएँ ऑनलाइन ही आयोजित हो रही हैं। तो ऑनलाइन के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो टीसीएस लिया है, उसका क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करें मैथ के लिए, और बाकी जितने फार्मूला उसका रिवीजन करते रहें। जो क्वेश्चन बार बार फंसते हैं उसको कहीं हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए उसका। अगर एक सेट में अगर 50 क्वेश्चन का नोट्स ही बनाना पड़े तो कोई ज़्यादा मेहनत की बात है नहीं। और वही है फार्मूला रिवीजन, प्रैक्टिस, और ख़ास करके
मतलब नया सेट बनाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले बना ले, चूँकि अभी वैकेंसी तो आई नहीं है। वैकेंसी नहीं आई है तो अच्छे स्टूडेंट इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, अच्छे स्टूडेंट उसका तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम सिलेबस देखेंगे तब पढ़ाई करेंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं जंग में पीछे रह जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग आगे बढ़िए, वैकेंसी का इंतजार किए बगैर जो नहीं शुरू किए हैं वो अभी से शुरू हो जाएं। तमाम प्रैक्टिस सेट तो अभी नहीं बनाएंगे, काम चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए। और लोग पूछेंगे किस बुक से बनाया जाए, तो यही है रुक्मिणी प्लेटफॉर्म, जो नवीन सर का बुक आता है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी उसमें रहता है, एरर बहुत कम रहता है उसमें, उसी को आप लोग फॉलो करें। और जैसे कोई नया बच्चा है अगर, तो वो मतलब मान लीजिए कंपटीशन की दुनिया में नया आया है, तो मैथ के प्रिपरेशन वो क्या ऑनलाइन कर सकता है यूट्यूब वगैरह से, या फिर कोई कोर्स लेना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर वो ऑफलाइन करे? अगर नया है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री क्लासेस दे रहे हैं। ऐसे में वाईफाई स्टडी भी है, उसके साहिल सर हैं, क्विक ट्रिक विथ साहिल सर का एक अलग चैनल भी बन गया है, वहाँ से आप लोग फॉलो करें। मैंने भी उनको फॉलो किया था और बहुत मदद मिला था। वाईफाई स्टडी के भी टीचर हैं, रीजनिंग के भी दीपक तीर्थयानी, उनका भी लीजिए। तो नया बच्चों को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मतलब हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तभी होगा। ऑनलाइन चैनल भी बहुत अच्छे हैं, अगर उनकी भी मदद लेंगे तो एक अच्छा बेस की तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे ऑनलाइन में भी क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि हमने भी नज़दीक से देखा है। क्योंकि मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि मैंने कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं किया, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल का सहायता लिया था, जिसमें वाईफाई स्टडी का मैथ रीजनिंग बहुत ही धांसू है। ऐसे तो हर सब्जेक्ट ही अच्छा है, लेकिन मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है। वहाँ से नए बच्चे उसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जैसा पता है एनटीपीसी के बाद कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन से जुड़ गए हैं। कितने लोग पटना, दिल्ली, रांची छोड़ दिए, तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हुआ। और कोरोना काल के बाद एग्ज़ाम हुआ तो उसमें फ़ायदा किया, मैं भी फ़ायदा उठाया हूँ, और आप लोग भी उठाइए। नए बच्चों के लिए भी है, जो पहले से इसकी तैयारी करते आ रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो सोने पे सुहागा है ये जो डिजिटल इंडिया चल रहा है, जिसके तहत तमाम क्लासें फ्री मिल रही हैं। अगर किन्हीं को और ज़्यादा मतलब इच्छुक है तो कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार ज़्यादा मतलब हाई पर नहीं जाना है। धीरे धीरे अपने बेस को तगड़ा करने के लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नए बच्चों के लिए है। और भैया से जानते हैं रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए परफेक्ट, तो रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग का भी वही स्ट्रेटजी होना चाहिए। वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पीटी में 30 पूछेगा और मेंस में 35 पूछेगा। ये भी है कि जो 100% बनाया जा सकता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही गलत होने का चांस रहता है, लेकिन इसको भी मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। तो इसका भी वही है जो मैथ का है। मैं इसके लिए भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, ऑनलाइन एग्जाम जब से शुरू हुआ रेलवे का, ऑनलाइन 2015 के पहले तो ऑफलाइन होता था, तो उसके क्वेश्चन के लेवल बहुत ईजी रहते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन लेना शुरू किया है टीसीएस, उसके क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे रह रहे हैं, खास करके मेंस का। और टाइम का बाउंडेशन बांध के चलें। जो आजकल तो मोबाइल है ही सबके पास, उसमें स्टॉप वॉच भी है, लगा करके सेट मारें कि भाई 1 घंटा का एग्ज़ाम है, हम कितना टाइम में बना लें मैथ कि हमको परीक्षा में भी सहूलियत मिले, उसके अनुसार अपना टाइमिंग फिक्स कर दें। और मैथ के लिए अलग से, मैथ का जो स्ट्रेटजी है रीजनिंग का भी वही है। रीजनिंग में खास करके जो सिलोजिज्म हो गया, ये सब जो क्वेश्चन थोड़ा फंसाऊ होते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इस सब के क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, खास करके प्रीवियस ईयर से। मैंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हर एक सेट में आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे 30 में। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया या सिलोजिज्म हो गया, उसको देखें, गौर करें रेलवे क्या मेंटालिटी से क्वेश्चन पूछता है। ऐसे कम से कम आप लोग अगर बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 400 से 500 क्वेश्चन से पाला पड़ेगा। उसमें आप लोग देखेंगे 250 क्वेश्चन ईजी वे में सोल्व हो जा रहा है, 150 क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, 150 क्वेश्चन कहाँ फंस रहा है, यही क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में तो हमको परेशानी होगा। तो वैसे क्वेश्चन पर फोकस करें। बाकी तो कोडिंग वगैरह तो बन ही जाते हैं, कैलेंडर वगैरह तो बन ही जाते हैं, लेकिन सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन पर विशेष फोकस करें। जहां आप गलती कीजिएगा वहीं अच्छे स्टूडेंट इसको सही करके आपसे आगे निकल जाएंगे, और 1-2 नंबर से ही सिलेक्शन में बहुत काफ़ी अंतर आ जाता है। जितने भी लोग बाहर होते हैं, पता कीजिएगा, अगर उनका नौकरी लगेगा अगली बार एग्जाम में, पता चलेगा कि पिछली बार 1 नंबर से छँट गए थे, 0.2 से छँट गए थे। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अंततः सफलता मिला। पिछली कमियों को दूर करने का प्रयास करना है, और क्या। तो भैया के अनुसार आपको लगातार प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाते रहना है और इधर उधर भटकना नहीं है। और इसके बाद जानते हैं जीके जीएस की परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जीके जीएस का बात है तो इसमें जीके में मर्जिंग बहुत सारे टॉपिक हैं, करेंट अफेयर्स भी हैं, हिस्ट्री भी हैं, पॉलिटी भी हैं, इकोनॉमिक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग है, पर्यावरण है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता है। और एनटीपीसी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ साइंस का वेटेज बहुत ही कम है।
30 क्वेश्चन हो गया। पीटी का हम बात करें, मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन ही जीके है, जिसमें साइंस महज रहता है 4 से 5 ही रहता है। कभी कभार 6 से 7 पूछ दिया तो अलग बात है, लेकिन रहता है बहुत कम। हाँ, साइंस का उपयोग है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में उपयोग है, लेकिन एनटीपीसी के लिए साइंस ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। और इसमें ज़्यादा हाई फाई साइंस पीटी में खास करके नहीं पूछता है। हाँ, मेंस में अच्छे लेवल का पूछ देता है, लेकिन पीटी में ज़्यादा नहीं पूछता। इसमें है कि चूँकि बहुत टॉपिक है, पिछली बार का हम तुलना करें तो करीब 15 से 18 टॉपिक है जीके में। पर्यावरण भी है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, और आर्ट एंड कल्चर है, विभिन्न प्रकार के क्या व्यंजन है, क्या कला संस्कृति है, क्या पहनावा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो कोई भी खतरनाक टॉपिक है एनटीपीसी में तो वो आर्ट एंड कल्चर का बन जाता है। पूछेगा उत्तराखंड के इस जनजाति का मुख्य व्यंजन क्या है, तो वैसे क्वेश्चन, अब क्लासिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जीके में। भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये जो है सो क्लासिकल ढंग से पूछे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक करेंट अफेयर्स आ गया, आर्ट एंड कल्चर आ गए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आ गए, संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया, पर्यावरण आ गया, इस सब में नए नए मॉडल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मार्केट में आता है घटना चक्र की पुस्तकें, हर एक टॉपिक की आ रही हैं अलग अलग, तो उसको फॉलो आप लोग करें। उसमें नया नया ढंग से क्वेश्चन दिया रहता है, फिगर सहित सॉल्यूशन रहते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए तो वही है, डेली मंथली मैगजीन पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखने होंगे। और हाँ, ये भी बता देता हूँ कि जीके जी इसमें सबसे मेजर टॉपिक है तो वो करंट अफेयर्स। 40 में कम से कम 10 क्वेश्चन भी पूछ देता है। और मेंस में तो जो हम परीक्षा दिए थे उसमें 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में। तो करंट अफेयर्स मेजर टॉपिक है, उसको आप लोग फोकस करें। और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सबसे ज़्यादा कोई गहराई में क्वेश्चन पीटी में खास करके नहीं पूछते हैं, क्योंकि पहला लक्ष्य पीटी निकालना है, 20 गुना रिजल्ट देगा। और वैकेंसी कितना आएगा ये तो नहीं पता है, क्योंकि जैसा जनवरी फरवरी में शेड्यूल दिया था कि जुलाई अगस्त में हम वैकेंसी लाने वाले हैं एनटीपीसी का। और इस बार खासियत यह है कि इंटर लेवल का अलग से वैकेंसी आएगा, ग्रेजुएट लेवल का अलग से आएगा। पिछली बार क्या था कि दोनों कंबाइंड आया थे, एक ही कैंडिडेट दोनों के लिए भी एलिजिबल हो गया था एक ही फार्म भरने में, ग्रेजुएट है तो। अब की बार वैसे कैंडिडेट को 2 फार्म भरना पड़ेगा, तो ये एक अवसर बढ़ाता है कैंडिडेट के लिए। बाई चांस ग्रेजुएट लेवल में हम मिस कर गए कुछ नंबर से, तो इंटर लेवल वाले पोस्टों में हम अच्छा परफॉर्म करके नौकरी ले सकते हैं। इंटर लेवल में 2 ही तरफ का पोस्ट रहेगा, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 2 में रहता है वहीं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट रहता है। और लेवल 3 में सीसीटीसी रहता है, जैसे हम लोग हैं तो सीनियर सीसीटीसी हैं। और इसकी बहाली मैं पिछले मंग स्टडी चैनल या कहीं बता चुका हूँ कि ये लास्ट बहाली रहे। जैसे हमारा बहाली जो हुआ है सीनियर सीसीटीसी में, वो लेवल 5 में, अब उसकी बहाली नहीं आएगी, अब लेवल 3 की आएगी। लेवल 2 एंड 3 की परीक्षा जो है वो इंटर लेवल पर रहेगी, और लेवल 4, 5, 6 की परीक्षाएं ग्रेजुएट लेवल पर रहेगी। तो जो इनके भी ग्रेजुएशन नहीं हुए तो इंटर लेवल पर ध्यान दे सकते हैं। तो दोनों के लिए तैयारी का स्ट्रेटजी वही है, क्योंकि लेवल 2 और 3 में ज़्यादा कट ऑफ जाता है इन कंपेरिजन टू लेवल 6 एंड 5, क्योंकि लेवल 2, 3 में कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ इंटरमीडिएट लेवल के भी। तो वही है मेजर टॉपिक है, जैसा जीके जीएस का तो बताइए, जैसे मैथ रीजनिंग का तो मैं बता चुका हूँ। और जीके जीएस में मैंने बताया कि साइंस का उतना ज़्यादा अहमियत नहीं है, यहाँ अहमियत ज़्यादा है करंट अफेयर्स की, आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर से अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चेंसू मतलब विभिन्न जाति का व्यंजन, पहनावा, पर्व, त्यौहार, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि नया नया जो बुक अब ल्यूसेंट के लेवल का क्वेश्चन वो सब नहीं आ रहा है। अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं खास करके आर्ट एंड कल्चर का, वो नया नया जो घटना चक्र की बुक आ रही है स्पेशल टॉपिक वाइज, उससे आ रहे हैं। तो यही स्ट्रेटजी है। और बाकी मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना वैकेंसी का इंतजार किए बगैर आप लोग मेहनत कीजिए। वैकेंसी उतना नहीं आने वाला है जितना आप लोग सोच कर बैठे हैं। हमारे समय में 35,000 वैकेंसी था, अब शायद उतना देखने मिलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहालियाँ ज़्यादा हो रही है। प्रमोशनल बहाली, जैसे जो ग्रुप डी के स्टाफ हैं वो अपना प्रमोशन वाला एग्जाम दे करके एनटीपीसी का पोस्ट पा जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की संख्या कम होती जा रही है। तो जीके जीएस के लिए आपको घटना चक्र का पुनरावलोकन आप ले सकते हैं, वो बेटर बुक है। लूसेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों में कि वो मतलब सोचते हैं लूसेंट से होगा या नहीं होगा या कुछ और लेना होगा। बता देते हैं, लूसेंट से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स को जो क्लासिकल क्वेश्चन है वो लूसेंट से हो जाएंगे। लेकिन एनटीपीसी का सिलेबस जो है व्यापक है, उसमें जैसे हम बताया पर्यावरण से अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से, संयुक्त राष्ट्र से। तो कहीं ना कहीं लूसेंट भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी उसका, चूँकि लूसेंट एक बेसिक बुक होगी आज के समय में, वो तो सबको पता रहता है कि इसमें क्या पढ़ना, लोग पढ़ के बैठे भी हुए हैं। इतने स्टूडेंट ऐसे हैं कि लूसेंट का लाइन बाई लाइन भी चार्ट डाले हैं, तो क्वेश्चन सेट करने वाले भी जानते हैं कि बच्चे कहाँ से तैयारी किए हैं।
इसलिए नया नया क्वेश्चन, और आपको स्पेशल टॉपिक आर्ट एंड कल्चर है तो उसका एक स्पेशल टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। उसकी बुक आती है, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुटे होंगे उसमें पीडीएफ आते रहते हैं। जैसे कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें पीडीएफ आते रहते हैं कि ये पर्यावरण स्पेशल, इन्वायरमेंट स्पेशल पीडीएफ, आर्ट एंड कल्चर स्पेशल पीडीएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ स्पेशल पीडीएफ, तो उस बहुत कारगर साबित होते हैं। हर स्टूडेंट कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप में शामिल है, तो उसके जो एडमिन होते हैं या कोई भी सक्रिय मेंबर होते हैं वो विभिन्न तरह के पीडीएफ भेजते रहते हैं टॉपिक वाइज। उसको आप लोग ज़रूर उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसका मेहनत स्टडी कीजिए। हमने भी ऐसा किया था, ग्रुप में जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था किसी टॉपिक पर स्पेशल, हम तुरंत उसका पीडीएफ करा करके उसकी तैयारी में लग जाते थे। ये फ़ायदा हुआ हमारे। और करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन सजेस्ट कर दिए आप? करेंट अफेयर्स के लिए कोई एक पार्टिकुलर कहना मुश्किल है। जैसे जो स्पीडी आता है, लगभग 90% चीज़ तो कॉमन रहता है सभी में। क्या 10% के लिए आप डेली न्यूज़ वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैगजीन लीजिएगा तो 90% टॉपिक कॉमन ही होते हैं, 90% कंटेंट कॉमन होते हैं। तो कोई भी एक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर भी पढ़ने का आदत डालिए, जो कि जीके जीएस के 40 क्वेश्चन में मेजर पोर्शन रहेगा तो करंट अफेयर्स का ही रहेगा। बाकी हिस्ट्री 3-4 पूछेगा, पॉलिटी 3-4 पूछेगा, इकोनॉमिक्स 3-4 पूछेगा, ज्योग्राफी का भी वही हाल रहेगा, लेकिन मेजर टॉपिक आपको करंट अफेयर्स है, उसी पर ध्यान देना होगा। कोई भी मैगजीन पढ़िए, स्पीडी पढ़ लीजिए, स्पीडी भी ठीक है, और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, जहाँ भी रहते हो तो एक न्यूज़पेपर रख लीजिए, उसमें देखिए। क्योंकि 90 अब कहिए कि 2-3 मैगजीन पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 90% कंटेंट सेम ही होते हैं, 10% ही किसी किसी में नए रहते हैं, तो 10% को न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में टाइम बहुत लगता है, इसीलिए जैसी ही वैकेंसी आए उसके पहले मैथ, रीजनिंग और बाकी जो टॉपिक हैं उस पर बेहद कवरेज कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कम समय सीमा में करंट अफेयर्स की तैयारी हो सके। जब पहले से वैकेंसी आने से पहले आपकी पूरी तैयारी नहीं रहेगी तो एक ही बार सभी सब्जेक्टों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम चरणबद्ध तरीके से तैयारी करना है, कि तैयारी बनाए कि मान लीजिए वैकेंसी आने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी टाइम है, तो ऐसा किया जाए कि एक कोई पार्टिकुलर टॉपिक मैथ का जो हमको प्रॉब्लम होता है उसको कवर कर लिया जाए, कि ताकि वो बाकी रिवीजन होने के रहे। उसी तरह से रीजनिंग में भी चरणबद्ध तरीका से तैयारी होगा तभी फायदा होगा। जब घोच पोच वाला तैयारी कीजिएगा तो अंतिम समय में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए चरणबद्ध तैयारी करें। अभी से जो तैयारी नहीं करें, अपना टारगेट बना लें कि अगले 20 दिन तक हमको मैथ के सारे प्रैक्टिस सेट बना लेने हैं, और उसके फंसे हुए क्वेश्चन जो नहीं बने हैं पहली बार में उसको भी कवर कर लेने हैं। इसके लिए 10 से 12 घंटा का हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया लेवल का एग्जाम है, और इसमें फॉर्म अगर वैकेंसी 20,000 भी आएगा तो कम से कम 1 करोड़ फार्म गिर जाएगा। मेरे समय में बता देता हूँ 35,000 वैकेंसी के लिए 1,85,00,000 फार्म गिरे थे। स्पेशली रांची बोर्ड में 5 लाख गिरे हुए थे, क्योंकि मैं रांची बोर्ड का कैंडिडेट हूँ और धनबाद डिवीज़न मिला है। मैं पहले भी बताते आया हूँ कि धनबाद इंडिया का नंबर 1 डिवीज़न है ये फ्रेट के मामले में, माल भाड़ा के मामले में, और झारखंड का सबसे बड़ा स्टेशन है ये धनबाद रेलवे स्टेशन। तो यही है, मैंने टॉपिक वाइज बता दिया। अभी बाकी वैकेंसी के आने के बाद भी मैं डिटेल करूँगा, मैं भी अपना तैयारी का स्ट्रेटजी बताऊँगा कि मेरा स्कोर कार्ड कैसे रहा है, किन किन टॉपिक पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। बढ़िया कैंडिडेट क्या करते हैं कि वैसा टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो कम समय में बन जाए, और कुछ कैंडिडेट होते हैं कि वैसे ही टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं जिसके बनने की संभावना बहुत कम होती है। तो आप लोग मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। वैकेंसी जब तक नहीं आई है तब तक तो हम यही कहूँगा कि मैथ, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बना लें, और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी अपना प्रत्येक दिन अपना बांध लेंगे शेड्यूल। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा भूगोल, मतलब ऐसे बांध कर तैयारी कर सकते। लेकिन पहला काम यही है कि मैथ, रीजनिंग मेजर टॉपिक है। मैक्सिमम सिलेक्शन वाले स्टूडेंट का मैथ, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन में पीटी में 55 के आसपास सही रहते हैं, और मेंस में वहीं 65+ सही रहते हैं। उन्हीं का सिलेक्शन खास करके डेंजर बोर्ड जो हो गया, रांची बोर्ड, पटना बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, क्या इस सब में चूँकि फॉर्म भरने के लिए भी पहले हिम्मत जुटाना पड़ता है। बहुत कैंडिडेट मान लेते हैं कि बोर्ड हमको नहीं भरना है, तो उससे डरना नहीं है। आप इतना तैयारी कर लीजिए कि किसी भी बोर्ड में भी आप सक्षम हो जाएं। अभी बहुत परफेक्ट टाइम है, 10 से 12 घंटा का मेहनत कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए। यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, उनका सहायता लीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया, मैंने कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिया, सेल्फ स्टडी किया। और जब यूट्यूब का ज़माना आ गया 16, 17, 18 से, जब टीचरों की भरमार हो गई यूट्यूब पर, एक से एक बेस्ट देने में चैनल लग गए, तो उसका लाभ भी हमको मिला। और जानते हैं भैया से मॉक टेस्ट के बारे में कि मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम को क्रैक करने में, और साथ ही किस मॉक टेस्ट को हम लोग फॉलो करें।
ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा बेस्ट रहेगा उसको जानता है। ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उससे टाइम मैनेजमेंट का करना, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि हम कितने समय में कितना क्वेश्चन बनाने में सक्षम हैं। तो पहले ऑफलाइन आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में जाइएगा तो आराम रहेगा। अभी शुरुआत में ऑफलाइन 10 टेस्ट लगाइए, अभी जैसे तैयारी करने के बाद, उसके बाद जब ऑफलाइन में आप सटीक बैठने लगेंगे तब ऑनलाइन में बैठिए तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में ही मोबाइल से टिपटिपाने लगते हैं, तो ढंग नहीं हुआ। ऑफलाइन देने का मतलब कंप्यूटर पर हुआ, एक क्लासरूम जैसा माहौल होना चाहिए, न कि बेड पर बैठ गए बेड पर ही मारने लगे। जैसा क्लासरूम में वैसे, उससे लाख फार बेटर है कि आप ऑफलाइन पहले दें। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं देना है, ऑनलाइन भी देना है, लेकिन इसके पहले आप लोग को ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। वहीं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का आता है, बहुत अच्छा सेट निकालते हैं वो भी नवीन सर, उन्हीं का फॉलो कीजिए। उसके बाद जब यहाँ लगेगा कि हम परफेक्ट समय सीमा में अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, तब आप कंप्यूटर पर बैठिए, यानी ऑनलाइन सेट की तरफ भागिए। और अगर ऑनलाइन में कोई सजेस्ट करना हो तो कौन सा? में तो चूँकि बहुत सारे आजकल हैं, तो किसी पार्टिकुलर नहीं बताना है, सब अच्छे ही हैं। लेकिन जैसा मैंने ऑफलाइन में बताया कि नवीन सर वाला रुक्मिणी प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने खुद उसका यूज किया है, वो हमको ज़्यादा बेटर लगता है। ऑनलाइन में किसी का भी लीजिए चलेगा, इसके लिए पार्टिकुलर नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले आप ऑफलाइन में तो क्लियर हो जाइए कि ऑफलाइन हम सही से दे रहे हैं। तो ऑफलाइन की तो मैंने बता दिया, रेलवे के लिए सबसे अच्छा सेट निकालते हैं वही रुक्मिणी प्लेटफॉर्म वाले। परीक्षा के समय निकालें या पहले निकालें, वो ज़्यादा सही रहेगा। प्रैक्टिस सेट कब मारना सही रहेगा? जब तैयारी अच्छा से हो जाए, तभी तो तैयारी करने का वक्त है। खास करके नए कैंडिडेट को, जो कि 19 के बाद अब 24 में वैकेंसी आ रही है, तो 5 साल में नए कैंडिडेट बहुत तैयार हुए हैं, जो कि इंटर भी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। और कोई 19 में मैट्रिक किया होगा तो 24 में ग्रेजुएशन भी कर गया होगा। कैंडिडेट, नया कैंडिडेट की संख्या बहुत बढ़ गई है। और 19 की स्थितियाँ कुछ और थी, 24 की स्थितियाँ कुछ और है। कोरोना के बाद सरकारी नौकरी का डिमांड पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी था, लेकिन कोरोना के बाद और ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। आप लोग अभी से लग जाएं तन मन धन से। तो जैसा कि भैया ने बताया कि पहले आपको ऑफलाइन मॉक लगाना है, जो कि आप रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के बुक से लगा सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक का लगा सकते हैं। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक प्रेप एप्लीकेशन का है, उसमें आपको बहुत सस्ते में 200 रुपये में मात्र हमारा कोड यूज करने पे आपको साल भर का मॉक टेस्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब तरह के मिलेंगे आपको क्वेश्चन। आप उसे भी ले सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट बुक और प्रेप दोनों का अपना रेफरल कोड दे दूंगा, आप उससे परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा उसमें। और भैया से जानते हैं कि रूटीन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और रूटीन बनाकर पढ़ना कितना ज़रूरी है एग्जाम के लिए। जी हाँ, रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। खास करके मॉर्निंग टाइम में मैथ रीजनिंग का रूटीन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन होता है इन कंपेरिजन टू दोपहर और शाम में। तो सुबह का जो भी शेड्यूल बनाएं तो उसमें मैथ रीजनिंग को ही शामिल रखें। बाकी के जो शेड्यूल होंगे, जैसे दोपहर में भोजन के बाद आप लेटे भी पढ़ना है तो आप जीके वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग लेटे लेटे पढ़ने की कोशिश ना करें। उसके लिए बैठ करके इम्तिहान से बनाएं। जो क्वेश्चन फंसता है, जैसे मैंने वीडियो बनाया, उसको घेरा लगा दें। उसको आप पूरा सेट बनाने के बाद फिर से उस पर आएँ, तब पता चलेगा इस प्रॉब्लम में, मतलब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। और शाम में, मतलब मैथ रीजनिंग सुबह में रूटीन बना लीजिए। सुबह में बैठिए तो कम से कम एक टारगेट रखिए कि 5 सेट का मैथ या रीजनिंग ख़त्म करके ही हटना है, उसके सारे डाउट को दूर करके हटना है। और बाकी अपना कम से कम दिन भर में 3 से 4 स्लॉट होना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात में, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि करोड़ों में फार्म गिरेंगे, वैकेंसी रहेगी हज़ारों में, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। जैसा मैं अपनी बार का बता दिया कि 1,25,00,000 में 35,000 का फाइनली सिलेक्शन हुआ। समझ लिए कितने हाई कट ऑफ गए होंगे, कितने लोग पॉइंट से छंटे होंगे। पहले तो उनकी दावेदारी इस बार मजबूत होगी, जो पिछले कई एग्जाम से पॉइंट से छंटते आ रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से। तो उनके बारे में भी ध्यान रखें, क्योंकि 35,000 सिलेक्शन हुआ है तो कम से कम 35 लाख लोग ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट से छंटे हुए हैं। और कितना लोग तो सेम नंबर रहते हुए भी डेट ऑफ बर्थ से छंट गए हैं, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको वरीयता मिल जाती है। समझ लीजिए कि 35 लाख लोग तो पहले से ही रेस में हैं। बाकी नए कैंडिडेट बताया कि 19 में जो मैट्रिक किए होंगे, 24 में ग्रेजुएशन भी कर लिए होंगे, 2 साल का इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन। तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ गई है। तो मेहनत तो तगड़ा करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। कम से कम 10 से 12 घंटा के स्ट्रेटजी वैकेंसी आने से पहले, और जैसे ही वैकेंसी आएगा उस समय तो पूरा माहौल ही बन जाएगा यूट्यूब पर, मार्केट में। तो उस समय 12 से 14 घंटा भी मेहनत बढ़ना होगा, तभी जा करके अच्छे पोस्ट मिलेंगे। और पोस्ट, इसके पहले आप लोग जितने भी इस चैनल से इंटरव्यू देखे होंगे स्टेशन मास्टर का, ये पहली बार आप लोग सीनियर सीसीटीसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, जो स्टेशन मास्टर से 1 लेवल नीचे है।
लेवल 5 का जो है। और इसके पहले आप लोग लेवल 6 वालों का इंटरव्यू सुने होंगे, उनका भी मज़ा होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को दर्द पता होता है तैयारी करने का, सफलता लेने का, वो हकीकत चीज़ों को बताएगा। ये सीनियर CCTC का इंटरव्यू है। जैसा मैं पहले बताया कि 5 तरह के पोस्ट में मुझे अभी फिलहाल 2 पोस्ट मिला हुआ है, सीनियर पार्सल क्लर्क और टिकट चेकिंग स्टाफ। ऐसे जनरली मैं सीनियर पार्सल क्लर्क का काम करता हूं, लेकिन कभी कभी जब टिकट जांच अभियान विशेष रूप से चलाया जाता है, लगता है कि आज उच्च स्तरीय टिकट जांच अभियान चलाया जाए, तो इसमें हम लोग जैसे लोग भी जाते हैं और टिकट जांच करके जो रेलवे का रिवेन्यू है उसको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। रेलवे के रिवेन्यू लॉस को हम लोग रोकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपने स्तर से रेलवे के माध्यम से देश को सेवा दे सकते हैं, तो मैंने जो भी वीडियो में शुरू से अब तक बताया उसको फॉलो करना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं कि मेरी ही बातों पर आना है, कुछ लोग अपना भी लगे कि नहीं उनके अलावा हम भी कुछ अपने तरफ से अच्छा कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। ये तो एक साधन है कि भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट कैसे सिलेक्शन लिए हैं, पढ़िए लिखिए आप लोग अच्छे। जैसे हमारा अभी धनबाद स्टेशन पर मिला है ड्यूटी, अगर लगता हो कि हम भी धनबाद जैसे अच्छे रेलवे स्टेशन पर मौका मिले तो मेहनत को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेशन तो बहुत सारे हैं छोटे बड़े, कुछ स्टेशन ऐसे हैं कि जिनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं, वहीं जानते हैं जो वहाँ ड्यूटी करते हैं। अब धनबाद ऐसा जगह है कि भाई इसके नाम ऑल इंडिया में ही लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं लगे कि हमको ऐसा जगह पोस्टिंग चाहिए, तो मेहनत करना होगा। और जैसे फाइनल सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होता है, तो हमारा ट्रेनिंग भी यहाँ हुआ था, यहीं धनबाद के भूली में ही 45 लोग का बैच था, उसमें मेरा 6ठा रैंक आया था। तो 6ठा रैंक आने की वजह से मुझे इतना बढ़िया स्टेशन मिला, जो झारखंड का सबसे बड़ा स्टेशन है, इनकम देता है। तो इसके लिए मेरा सफलता ही है मेहनत का, चूँकि सिलेक्टेड कैंडिडेट में से 6ठा रैंक लाना, जो कि ऑल इंडिया से सिलेक्ट करके 45 आया, उसमें से भी 6ठा रैंक लाना, तब अच्छा स्टेशन मिलेगा। आप भी चाहते हैं कि अच्छा स्टेशन पर ड्यूटी मिले जिसका परिचय देने की कोई ज़रूरत ही ना हो, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। अब कुछ ऐसा स्टेशन है जिनका नाम ही नहीं किसी को पता है, उसके बारे में ज़्यादा समझाना पड़ेगा लोगों को। आप लोग भी चाहें कि हम इतना मेहनत करें कि ऐसे जगह पोस्टिंग हो कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है, उसका ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता ना हो इस स्टेशन के बारे में। यही है, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, इसमें कोई शक नहीं। अभी बरसात चल रहा है, फिर ठंडा आएगा, जब आप लोग तैयारी कीजिएगा तो ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, तैयारी के लिए सिर्फ एक ही बहाना होना चाहिए कि तैयारी है। नहीं तैयारी करने वालों के लिए 1000 बहाने हैं, कॉपी नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, या नोट्स नहीं है, PDF नहीं है, लेकिन तैयारी करने का सिर्फ एक ही बहाना है कि तैयारी करना है। PDF नहीं है फिर भी तैयारी हो जाएगा, किताब नहीं है फिर भी तैयारी हो जाएगा। तब बहानेबाजी अब दूर करना है, सिर्फ दिमाग में एक ही बहाना रखना है कि हमें तैयारी करना है, बस। तो जैसा कि आपने देखा रोहित जी का इंटरव्यू, और कहीं ना कहीं इनकी तैयारी जो थी बहुत ही शानदार थी। तभी ने रांची बोर्ड से, मतलब जो बच्चे फॉर्म भरने में भी डरते हैं, तो वहाँ से इन्होंने फॉर्म डालकर और धनबाद स्टेशन में, जो सबसे बड़ा स्टेशन झारखंड का, वहाँ ये सिलेक्ट हुए हैं। और मतलब जो जहाँ इनका ट्रेनिंग चल रहा था सीनी में, ये भूली में, वहाँ पर भी इन्होंने 6ठा रैंक लाया 45 बच्चों में। तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन थी। तो आशा करता हूँ कि आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो स्ट्रेटजी इन्होंने परफेक्ट स्ट्रेटजी सारे सब्जेक्ट की बताई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी का, जो इन्होंने अपना समय दिया। धन्यवाद सबका। मैं विदा लेता हूँ इस इंटरव्यू से। अगली बार मिलूँगा या वैकेंसी आ जाएंगी तो उस समय भी एक अलग से स्ट्रेटजी बनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो भैया से हम लोग जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।